Hello guys, today we will discuss about the antibody. Welcome in my YouTube channel microbio@simplified. तो एंटीबॉडी क्या होता है कि एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टिवेटेड बी सेल। तो ये बी सेल होती है और प्लाज्मा सेल होती है। बी सेल को प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। इसका मतलब इसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। तो इससे क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। और एंटीबॉडी का क्या काम होता है कि ये न्यूट्रलाइज करती है एंटीजन को। क्या करती है? एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती है। तो इसको सबसे पहले ये किस में पाया जाता है? सीरम के अंदर। तो जब सीरम प्रोटीन को इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सेपरेट किया गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और मिक्सचर बेस्ड अपॉन द मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो जो सीरम का ग्राफ है वो ऐसे आया। इधर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेंस और इधर माइग्रेशन डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? एल्बुमिन, फिर ग्लोबुलिन आया। तो ग्लोबुलिन के अंदर अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। जो गामा ग्लोबुलिन है वो क्या है? अपना इम्यूनोग्लोबुलिन है। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन यही होता है। तो इसके अंदर सारे पाए जाते हैं आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई एंड आईजी ए। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि इसका जो टोटल सीरम प्रोटीन का इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्स्टिट्यूट है वो 20 से 25% होता है। कितना होता है? 20 से 25। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैसा होता है? वाई शेप। कैसा होता है? वाई शेप। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि हेट्रोडाइमर होता है। तो इसके अंदर 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन हो गया। जो लाइट चेन होती है वो ईच लाइट चेन होती है वो 25,000 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसके अंदर ईच चेन होती है वो 50,000 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब क्या होता है? एच और एल सेल। एच एंड एल चेन क्या होता है कि जैसे 2 एच हो गई और 2 एल चेन हो गई, टोटल 4 हो गई। तो जो किसके साथ? डाइसल्फाइड बॉन्ड और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जैसे कि सॉल्ट लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। तो अब अपन इसका डायग्राम समझते हैं कि कैसा होता है। तो ये सपोज करो कि 2 हैवी चेन है और ये हो गया 2 लाइट चेन। तो ये अमीनो एसिड होगा। अमीनो एसिड का ये NH3 टर्मिनल होता है और ये COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टर्मिनल होता है। इसे क्या कहेंगे अपन? लाइट चेन। और इसे क्या कहेंगे? हैवी चेन। और इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी रहती है। तो ये क्या कहलाएगा? हिंज रीजन।
हिंज रीजन फ्लेक्सिबल होता है तो एंटीबॉडी आसानी से मूवेबल हो सकती है एंटीजन के हिसाब से, तो इसे क्या कहेंगे अपन, हिंज रीजन। जो ये रीजन होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल रीजन होता है। और ये क्या होता है, जैसे वेरिएबल रीजन यहाँ से यहाँ हो गया, बाकी वाला यहाँ और यहाँ, ये क्या हो गया, कांस्टेंट रीजन हो गया। ठीक है। तो अब क्या होता है कि लाइट चेन होता है उसके भी दो क्लासिफिकेशन होता है, और एच चेन के हैं वो भी क्या होता है, 5 क्लासेस होती है। तो एच चेन मतलब हैवी चेन का 5 क्लासिफिकेशन होता है, बेस्ड अपॉन एच एन एमिनो एसिड के बेस्ड अपॉन पर 5 हो गया। उसके बेस्ड पर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेज है उसका नाम पड़ा, जैसे IgG। तो हैवी चेन क्या हो जाएगा, गामा। IgA के अंदर हैवी चेन टाइप हो जाएगा अल्फा, एंड IgM के साथ हैवी चेन टाइप हो जाएगा म्यू, एंड IgE के साथ हो जाएगा एप्सिलॉन, एंड IgD के साथ हो जाएगा डेल्टा। ठीक है। अब लाइट चेन है, जैसे लाइट चेन, तो लाइट चेन के अंदर जो लाइट चेन टाइप है वो या तो होगा कप्पा और या होगा लेमडा। तो अपन बोल सकते हैं या तो होगा कप्पा और या होगा लेमडा। तो ह्यूमन के अंदर जो लाइट चेन होती है वो 60% तो क्या पाया जाता है, कप्पा, एंड 40% क्या पाया जाता है, लेमडा। 40% क्या पाया जाएगा, लेमडा। ये जैसे एंटीबॉडी है तो इसका जो लाइट चेन है वो या तो दोनों कप्पा होगा या दोनों लेमडा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कप्पा और एक लेमडा हो। बाकी IgG में भी सेम ही है, जैसे IgG के अंदर हो गया तो गामा रीजन होगा, अगर IgA में हो गया तो अल्फा हैवी चेन होगा, और IgM में हो गया तो म्यू हैवी चेन होगा। इसके बेस पर होता है सारा। अब एक टर्म आता है कि हैवी एंड लाइट चेन डोमेन, जैसे हैवी एंड लाइट चेन डोमेन। ये डोमेन क्या होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर कुछ अमीनो एसिड होते हैं, वो ऑटोनोमसली फोल्डेड हो जाते हैं और एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो एक डोमेन के अंदर लगभग 110 अमीनो एसिड होते हैं। जैसे ये डोमेन ऐसे होगा तो इजीली समझ आओगे, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया। अब क्या हो गया, इसके अंदर डोमेन हो गया। जैसे ये क्या हो गया, लाइट चेन के अंदर 2 डोमेन हो गए, तो ये एक डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक किसका 110 का, लेकिन जो राउंड है इसके अंदर क्या हो गया, 60 अमीनो एसिड हो गए, 60 अमीनो एसिड हो गए, और किससे जुड़े रहेंगे, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ऐसे ये डोमेन हो जाते हैं। तो अब जैसे भाई वेरिएबल का हो गया, वेरिएबल डोमेन हो गया, एक का नाम वेरिएबल डोमेन हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डोमेन, कांस्टेंट डोमेन। ठीक है। अब इसका हैवी चेन के अंदर क्या हो गया, हैवी चेन के अंदर तुम्हारा जैसे अलग अलग हो गया, तो वेरिएबल डोमेन हो गया। जैसे हैवी चेन के अंदर अपन वेरिएबल हैवी चेन डोमेन हो गया, और बाकी का नंबर अपन लेके जैसे CH1 CH2 एंड CH3, ऐसे कांस्टेंट डोमेन का नाम ऐसे रहेगा, जैसे CH1 CH2 एंड CH3। जो हैवी चेन है
जैसे हैवी चेन किस किस की है, IgG की हो गई, IgA की हो गई और IgD की हो गई। इसका मतलब IgG, IgA एंड IgD के अंदर हैवी चेन के अंदर जो लाइट डोमेन है वो कितना होगा, कांस्टेंट डोमेन CH1 CH2 एंड CH3। तो अब क्या हो जाएगा, जो पीछे रही है जैसे IgM एंड IgE, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला रीजन तो सेम ही होगा वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर, हैवी चेन और लाइट चेन के अंदर, लेकिन ये जो नीचे वाला कांस्टेंट रीजन है उसके अंदर 3 डोमेन पाए जाएंगे। जैसे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुआ C1, तो इन दोनों के अंदर क्या पाया जाएगा, C2 C3 C4, C2 C3 एंड C4, तो ये पाया जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन होते हैं। अब आ जाएगा इसका हिंज रीजन क्या होता है। तो अपन बात करते हैं जैसे हिंज रीजन। हिंज रीजन क्या, मैंने पहले भी बताया था कि ये डाइसल्फाइड से लिंक रहता है और फ्लेक्सिबल रीजन होता है। तो हिंज रीजन जैसे ये हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो हिंज रीजन यहाँ होगा, ये क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होगा। ये किसके बीच में होगा, यहाँ CH1 होगा और यहाँ CH2 होगा, तो इन दोनों के बीच के अंदर हिंज रीजन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोलिन और सिस्टीन से लेज होता है। इसका मतलब रीजन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल अलोविंग द immunoglobulin molecule to assume different position, those help the antibody in reaching towards the antigen, तो easily पहुंच जाएगा। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक नाम होता है कि एक तो होता है फैब रीजन और एक होता है FC रीजन। इसका नाम क्यों रखा गया, इसका अपन बहुत आराम से समझेंगे। जैसे अपन ने एंटीबॉडी को एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाया, तो एंजाइम क्या करते हैं, 3 एंजाइम लिए अपन ने, कौन कौन सा, पहला लिया पेपिन, दूसरा लिया पेप्सिन एंड तीसरा लिया मर्केप्टो इथेनॉल। इथेनॉल, तो ये पेप्सिन क्या करता है कि IG जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है वो क्लीवेज करता है अबव द डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके ऊपर वाले पार्ट से। जैसे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, या डाइसल्फाइड बॉन्ड के हिंज रीजन से क्लीवेज करेगा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्लीवेज करेगा कौन, पेपिन। तो कितने रीजन बन जाएंगे, पेपिन ने यहां से किया तो 1 2 एंड 3 रीजन, तो ये रीजन क्या हो गया, FC रीजन, एक FC रीजन एंड 2 फैब रीजन बन जाएंगे। ठीक है, और जब पेप्सिन ने क्लीवेज किया तो वो हिंज रीजन के नीचे से क्लीवेज करता है। ठीक है, IG मॉलिक्यूल एट ए पॉइंट बिलो द डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ हिंज रीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 1 फैब 2 रीजन। तो ये नीचे से किया, इसका मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ तो लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, FAB2 रीजन, ये दोनों एक साथ होगा। और जो FC फ्रेगमेंट्स है वो पीछे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन हो जाएगा, FC प्रोटीन का पेप्सिन से डाइजेशन कर देगा, तो इसलिए ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि पेपिन से जब करते हैं अपन, तो पेपिन के अंदर ये पूरा एक साथ अपन को वापस जैसा रीजन है वैसा ही वापस प्रोवाइड कर देता, क्योंकि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विच गेट्स क्रिस्टलाइज्ड इन द कोल्ड। तो इसका FC रीजन इसलिए नाम रखा क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। ठीक है, और फैब रीजन का अपन क्या बोलते हैं देंगे कि एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। तो इसका क्या बोल देंगे, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ठीक है,
अब मैंने मरकेप्टो एथेनॉल को करवाया, तो मरकेप्टो एथेनॉल ने क्या किया कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को है ना उसको कट कर दिया। तो इसके अंदर अपन को दो चैन मतलब ऐसे मिल जाएगा कि दो तो लाइट चैन मिल गई और दो हैवी चैन मिल गई। तो टू हैवी चैन एंड टू लाइट चैन। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे फैब रीजन है तो फैब रीजन से एंटीबॉडी, ये मतलब यहाँ क्या हो गया, पैराटॉप हो गया, तो एपिटॉप जो एंटीजन का होता है वो आके मिल जाएगा। और एफ सी रीजन से क्या होगा कि जो मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है अपना, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का आके यहाँ कई प्रोडक्ट है वो जुड़ेंगे और इसको इनहेंस करवाएंगे, किसको, एंटीबॉडी को, ताकि वो एंटीजन से आसानी से जुड़ सके। या फिर क्या कर देंगे, जैसे कोई नेचुरल किलर सेल है, मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल है, उस पे वे क्या करती है, प्रोसीड करती है एंटीजन को। तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर किससे जुड़ते हैं, एफसी रीजन से। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि एफसी रीजन रिसेप्टर, एफसी रीजन रिसेप्टर, तो अपन बोल सकते हैं। तो एफसी रिसेप्टर डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और इसका क्या कर जाएगा, इनहेंस करवा देगा एंटीबॉडी को। ठीक है, तो फैगोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, प्लेटलेट, मास्ट सेल एंड नेचुरल किलर सेल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, वो क्या करते हैं, एफसीआर रीजन रखते हैं, बाइंड टू एफसी रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। दिस बाइंड कैन एक्टिवेटेड द सेल टू परफॉर्म सम बायोलॉजिकल फंक्शन, ये अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन दिखाता है। ठीक है, और फिक्सेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एंटीबॉडी कोटिंग द टारगेट सेल बाइंड्स टू कॉम्प्लीमेंट थ्रू इट्स एफसी रिसेप्टर विच लीड्स टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएट लाइसिस टू टारगेट सेल, है कि नहीं। तो ये टारगेट सेल से जुड़ जाएगा। तो अब अलग अलग क्लास का अलग अलग फंक्शन क्या होता है वो अपन अलग अलग लेक्चर में समझेंगे। तो पहले समझ में जरूर ये आना जरूरी है कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, टी हेल्पर सेल कब आता है, साइटोकाइन कब रिलीज होता है, तो वो आगे आगे लेक्चर में जाते हुए अपन डिस्कस करेंगे। अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो अपन आगे वाले लेक्चर के अंदर धीरे धीरे समझते जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक आया, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।